ज़्यादातर जो है हाँ, कहानी की तरह लगेंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंस की मिलेंगी। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ तो आइडेंटिफिकेशन करते क्यों है, किस लिए ये ज़रूरी होता है, और आइडेंटिफिकेशन है क्या। पहला क्वेश्चन तो यही कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं ना बेसिकली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन, किसी एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन यानी उसकी इंटीग्रिटी जो है वो एज ए होल ये पर्सन है, तो हमें उसके बारे में जानना है कि हाँ ये वही पर्सन। मान लीजिए किसी एक का नाम अगर लूँ यहाँ से, कोई है ज्वाइन है, अब अगर उसके लिए हमें जानना है तो भाई हर कोई ज्वाइन है, लेकिन उसकी कुछ ना स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जिनके जरिए हम पता लगाएं कि हाँ ये वही द गिवन पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टर्स। बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टर्स, ये तो आइडेंटिफिकेशन की डिफिनीशन। अब आइडेंटिफिकेशन या तो कंप्लीट हो सकता है जिसको एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, या पार्शियल या इनकम्प्लीट हो सकता है। इससे दो तरीके के आइडेंटिफिकेशन, कंप्लीट या एब्सोल्यूट, मतलब उसमें फिर कोई गुंजाइश ना रह जाए, उसमें कोई लेकिन ना रह जाए, कोई शक व शुबा जब ना रह जाए कि हाँ जिसकी बात हम कर रहे थे ये वही पर्सन है, तो वो हो गया कंप्लीट या एब्सोल्यूट। पार्शियल में ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत कमी अभी रह जाए ना, कंप्लीट उसकी फिक्सेशन नहीं हो पा रही, लाइक कुछ फैक्ट्स मिल जाए, रेस मिल जाए, सेक्स, एज या स्टेचर। रेस, एज, सेक्स, स्टेचर, इनसे हम कंप्लीट फिक्सेशन नहीं कर सकते कि ये फला इंडिविजुअल ही है। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है अगर स्टेचर की आप बात करिए, स्टेचर का मतलब क्या है, उसकी लंबाई से हम लेंगे, लेंथ से। अब वो सेम हाइट के बहुत सारे लोग मिल सकते हैं आपको, सेम एज के भी मिल सकते हैं। सेक्स, भाई मेल या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर, तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। और रेस का मतलब ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के जो लोग होते हैं। तो अब लाइक इंडियन की बात करिए, हम इंडियन पूरे एज ए होल क्या हो गए, एक रेस में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से नेग्रोज होते हैं जो ब्लैक अफ्रीकन पीपुल हैं, या व्हाइट जिनको हम कहते हैं यूरोपियन लोग हैं, मंगोल जो मिडिल ईस्ट एशियन लोग हैं। ये लोग क्या है, इनकी एक पूरी ये रेस है, इनसे हम किसी एक इंडिविजुअल की पहचान नहीं कर सकते। ये चीज जो हो जाती है ये इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन के उसमें आता है, कैटेगरी में। दो तरीके की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है, खास तौर से लिविंग पर्सन में दो तरीके से इनकी जरूरत पड़ती है। एक तो क्रिमिनल केसेस में उनकी पहचान के लिए, दूसरे सिविल केसेस में इनकी पहचान के लिए। क्रिमिनल केसेस है, मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ है, असाल्ट या रेप का कोई विक्टिम है, हाँ, तो वहां पे उसकी पहचान करने के लिए जरूरी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पे ये जानना जरूरी है कि ये शख्स है कौन जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इम्पर्सोनेशन, कहीं पे अगर ऐसी बात है जहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं मिल गए हैं लोग, उनकी शनाख्त करना जरूरी हो जाती है। या फिर इंटरचेंज ऑफ बेबीज, हॉस्पिटल्स में अक्सर कॉमन होता है कि बेबीज क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे इनकी पहचान जरूरी हो जाती है। सिविल केसेस में लाइक सर मैरिज। इम्पर्सोनेशन फिर से बता दीजिए। इम्पर्सोनेशन का मतलब ये होता है ना, जो कुछ लोग नहीं होते कि हाँ ये फला है। ये खास तौर से ये भी क्रिमिनल केसेस में होता है, कहीं पे अगर कोई विक्टिम है या कहीं पे किसी के खिलाफ कोई केस है, तो उसकी जगह कभी कभी ये होता है कि कोई सेकंड पर्सन अरेस्ट हो जाता है। तो इम्पर्सोनेट एक दूसरे से मिलते जुलते जो लोग होते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ जाती है। सिविल केसेस में मैरिज में पासपोर्ट में जरूरी है, लाइसेंस बन रहा है तब भी जरूरी है। हाँ, इंश्योरेंस वहां पे है, प्रॉपर्टी कहीं पे डील हो रही है या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है, यानी जायदाद जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, बाप से बेटे में आ रही, तो वहां पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। या कोई मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग पर्सन में क्या होता है, वहां पे भी उनके फोटो लगाए जाते हैं तलाश गुमशुदा के पूरे, उसका ये एज है, इस कलर के कपड़े उसने, तो उसकी जो भी जितने भी उसके सर्टन फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब उसमें मेंशन होता है। उसकी बुनियाद पे फिर उनको ढूंढा जाता है। अब डेड पीपुल में क्यों करेंगे, डेड पीपुल में कहीं पे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सप्लोजन हो गया, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, अब फायर आग लगी है तो हो सकता है चेहरा जल जाए या बॉडी दूसरे बॉडी पार्ट्स भी जल जाए।
तो ऐसी जगहों पे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। अननोन बॉडी कहीं पे मिल गई है, कहीं पे रोड साइड पे या कहीं पे फॉरेस्ट में, जंगल में या नदी में, कहीं पे कोई अननोन बॉडी मिल गई है डेथ, या डिकम्पोज्ड बॉडी थी, कुछ नहीं पता, सिर्फ उसका क्या स्केलेटल मिल रहा है, स्केलेटल रिमेन्स मिले, तो वहां पे भी फिर आइडेंटिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। या कुछ म्यूटिलेटेड या स्केलेटल रिमेन्स, सिर्फ एक दो पार्ट उसका मिल रहा है, पूरी बॉडी नहीं मिल रही, तो वहां पे भी फिर जरूरत पड़ती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की वहां पे जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक रेस है, रिलीजन है, सेक्स है, एज है, टीथ से भी हम करते हैं, स्टेचर है, हाँ, हेयर है, क्लास, कपड़ों से भी पहचान की जाती है। बहुत वायरल हुआ था एक स्पीच, कपड़ों से पहचानिए इनको, तो पहचान होती है। और सिर्फ अगर ये कहें कि सिर्फ लिविंग पर्सन में, ओनली इन लिविंग पर्सन, इनसे अगर किसी की पहचान करनी हो, खासतौर से एक चीज आपने नोट की होगी कि जो लोग कैदी होते हैं, हाँ ना, प्रिजनर्स, उनसे हमेशा उनके थंब इम्प्रेशन जरूर लिए जाते हैं। थंब इम्प्रेशन क्यों लिया जाता है, ताकि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्दर फिर बाद में अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा परेशानी ना हो। हैंड राइटिंग एक बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है, हर किसी की हैंड हैंड राइटिंग सेम नहीं होती है, इससे भी आप पहचान लेंगे कि हाँ ये फला की हैंड राइटिंग थी। आवाज से, किसी की आवाज है, स्पीच कोई दे रहा, बोलने का अंदाज, उससे भी पता चलता है कि हाँ ये फला शख्स है। चलने का अंदाज है, उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो कभी नहीं बदल सकती, तो इन सब चीजों से क्या होता है, आप पहचान कर सकते हैं किसी जिंदा पर्सन की, लिविंग पर्सन की। अब इसमें जैसे तीन चीजें हैं, सेक्स, एज एंड स्टेचर। सेक्स, एज एंड स्टेचर, इनको कहा जाता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्यों कहा जाता है इनको प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्यों, क्योंकि ये डेथ के बाद भी ये अल्टर नहीं हो सकते, अनअल्टर्ड इवन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी इनको अल्टर नहीं किया जा सकता है ये, इसलिए इनको प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। सेक्स, एज एंड स्टेचर को आफ्टर डेथ इनको अल्टर नहीं किया जा सकता है, कभी भी इनको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है कार्पस डिलेक्टाइव। कार्पस डिलेक्टाइव को कहते हैं बॉडी ऑफ ऑफेंस। बॉडी ऑफ ऑफेंस, हाँ, या इसेंस ऑफ ऑफेंस भी इसी को कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी क्रिमिनल को, कभी किसी क्रिमिनल को सजा दी जाती है ना, तो उससे पहले क्या, पहले उसका जुर्म साबित करना होता है, उसका जुर्म साबित होना जरूरी होता है, तब जाके उसको सजा दी जाती है। तो उसको कहा जाता है, जब जुर्म उसका जो साबित हो रहा है, तो उसको कहा जाता है कार्पस डेलेक्टाइव। इसका एक प्रिंसिपल है कि इट मस्ट बी प्रूवन दैट ए क्राइम हैज एक्चुअली अकर्ड बिफोर ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग द क्राइम। मतलब ये साबित करना होगा कि जिस पर्सन को हम सजा दे रहे हैं उसने वो जुर्म किया है, उसने वो जुर्म किया। अब इसके कई तरीके हैं, कई तरीकों से इसको साबित किया जाता है। लाइक ये है कि मान लीजिए जिसकी डेथ हुई है, सीसीटीवी कैमरे में हम उसके घर में उस विक्टिम को आते जाते देख लें, उससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि जब वो एंट्री ले रहा था घर में, तो उसके हाथ में कोई हथियार था, कोई धारदार हथियार था, कोई नाइफ थी, या कुछ इस तरीके से मिलता जुलता था। और वहां पे जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वहां पे भी नाइफ से ही उसकी डेथ हुई थी। हाँ, चाकू से उसका गला रेता गया हो, या उसका किसी और तरीके से चाकू से उसको कत्ल किया गया हो। तो या फिर ये हो सकता है कि उसके जो विक्टिम है, सॉरी, जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसकी क्लासेस पे ब्लड स्टेन आपको मिल जाए, जो क्या हो, जो उस डेड बॉडी से मैच कर रहे हैं उसके ब्लड से। तो इन तमाम कंडीशंस में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिससे इस बात का सबूत मिल रहा है कि हाँ ये जो शख्स है इसने ये क्राइम किया है। और इसी क्राइम को जब साबित हो जाता है ना, तो इसको कहा जाता है कार्पस डेलेक्टाई। बिना इस कार्पस डेलेक्टाई के किसी भी एक्यूज्ड को कभी भी कोई सजा नहीं दी जा सकती। कहते हैं कि ना, पहले उसका जुर्म साबित हो जाएगा तभी उसको सजा दी जाती है। ये बस एक लाइन का था ये कार्पस डेलेक्टाइव, जिसको बॉडी ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसमें बस इसकी डिफिनीशन ही यही सब कुछ है कि जो डेड बॉडी थी
और जिसको अक्यूज बनाया जा रहा है, उसमें उन दोनों का रिलेशनशिप पैदा करना है, तब जाके उसको कहीं पे जाके कन्विक्ट करना है, सजा देनी है। उसी को कहा जाता है कार्पस डिलेक्टाई या बॉडी ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ पे एक चीज अभी यहीं पे देख लीजिए, बाद में फिर इसको देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन के उसमें आता है कि बहुत वीक आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन एशलेज रूल आता है। एशलेज रूल, इसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ स्टर्नम। आइडेंटिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ स्टर्नम, तो वो जो स्टर्नम की लेंथ से जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें एशलेज रूल यूज होता है। तो एक जनरल क्वेश्चन ये बन जाता है कि एशलेज रूल इज रिलेटेड टू, तो एशलेज रूल जो है वो रिलेटेड किससे रिलेट कर रहा है, स्टर्नम से। अब इसमें लेंथ की बात की जा रही है। लेंथ में दो नाम है, याद हो जाएगा सबको, मोर देन 149 mm एंड लेस देन 149 mm। बस यही दो चीज याद रखनी। अगर मोर देन 149 mm है ना, मोर देन सर 149 फिर mm से है। रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। क्या चीज नहीं समझ में आ सर ये रूल समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट कर दीजिए। रही? जब हम जैसे सेक्स का जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जेंडर का आइडेंटिफिकेशन, वहाँ बहुत सारे तरीके हैं, है ना। लॉन्ग बोन से भी करते हैं और तमाम तरीके से करते हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि स्टर्नम की लेंथ से, स्टर्नम तो जानती है ना। यस सर। हाँ, स्टर्नम की लेंथ से एक रफली आइडिया लगाया जाता है कि ये हो सकता है ये मेल बॉडी हो या फीमेल की बॉडी हो। हाँ, कहीं पे स्केलेटल रिमेन मिल रहा है, तो वहां पे स्टर्नम की लेंथ से भी एक रफ आइडिया लगा लिया जाता है कि ये मेल बॉडी हो सकती है या फीमेल बॉडी हो सकती है। उसका जो नाम दिया गया उसको एशलेज रूल, एशलेज रूल नाम दिया गया। ये रिलेट करता है स्टर्नम से। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कि अगर बॉडी ऑफ स्टर्नम की लेंथ, बॉडी ऑफ स्टर्नम की लेंथ मोर देन 149 mm होगी, तो वो मेल बॉडी होगी। वो जो स्केलेटन होगा वो किसका होगा, मेल स्केलेटन होगा। और लेस देन 149 mm है, अगर 149 mm से कम की उसकी लेंथ है, तो वो फीमेल का होगा। बस यही दो लाइन याद करनी है इसमें। लेंथ ऑफ स्टर्नम से अगर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एशलेज रूल। और एशलेज रूल में ये बताया गया कि जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो अगर उसकी लेंथ मोर देन 149 mm है, तो वो मेल बॉडी होगी, और लेस देन 149 mm है, तो वो फीमेल बॉडी होगी। बस, इसमें क्या नहीं समझ में आया? आ गई समझ। ठीक, तो दो शायद लाइन है, गौर से इसको सुना नहीं याद था कर मैंने। लीजिएगा। हाँ, इसको दो लाइन की ये चीज है, और याद में भी क्वेश्चन में कभी आ जाए। अब रेस एंड रिलीजन से कैसे पहचान करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। खास तौर से जो रेस एंड रिलीजन की जरूरत कब पड़ती है, इन केस ऑफ मास डिजास्टर, लाइक रेलवे एक्सीडेंट हो गया, या ना एयर क्रैश हो गया, कहीं पे प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, या रेलवे एक्सीडेंट हो गया, जहां पे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेसेस के लोग ट्रेवल कर रहे थे एक साथ। इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मास डिजास्टर। अब वही रेलवे एक्सीडेंट हो गया, या कोई प्लेन था वो क्रैश कर गया, या कहीं पे गैदरिंग की किसी रिलीजियस की, और वहां पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। कहीं पे बहुत बड़ा मान लीजिए सेमिनार हो रहा था, या कोई और दूसरी गैदरिंग थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेसेस के लोग आए थे। तो वहां पे अब क्या हुआ, कहीं पे किसी वजह से भगदड़ हो गई, भगदड़ हो गई, बहुत ज्यादा डेथ हो गई। या डिजास्टर में आप रेलवे एक्सीडेंट को ले लीजिए, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश कर गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे, अलग अलग बोली के लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे, अलग अलग रेस के लोग थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना है सबसे पहले तो कि ये किस रेस के हैं, कहाँ के हैं, किस रेस के हैं, हाँ, कौन सी भाषा बोलने वाले हैं। तो रेस को जब डिटरमाइन किया जाता है, तो रेस को कुछ चीजें हैं, जैसे क्लॉथिंग है, कॉम्प्लेक्शन है, आईज है, हेयर्स है। इनसे हम क्या करते हैं, पहले रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लॉथिंग, कपड़ों से आप कैसे पहचानेंगे, फिर बात आ गई कपड़ों की। अब जैसे ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता है। इंडियन ड्रेस क्या है ट्रेडिशनल, धोती कुर्ता है इंडियन ड्रेस। हाँ, फीमेल्स क्या क्या है, साड़ी है।
तो ये इंडियन ड्रेस हो गया ट्रेडिशनल। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज का आप ड्रेस करेंगे, पैंट कोट टाई, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज के जो ड्रेस होते हैं इन जनरल। इससे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है, लेकिन करंट सिनेरियो में बड़ा मुश्किल है। कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन मतलब स्किन का कलर। हाँ, अब जो स्किन कलर अगर ब्लैक स्किन कलर के होंगे, एकदम ब्लैक स्किन कलर के होंगे, तो वो कौन हो सकते हैं? वो नेग्रोज हो सकते हैं, नेग्रोज हो सकते हैं। इंडियंस का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। इंडियंस का कलर ब्राउन होता है। और फेयर कलर या व्हाइट कलर की जब हम बात करते हैं, तो वो यूरोपियंस का होता है, वो यूरोपियंस का होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सन से भी थोड़ा बहुत रेस का अंदाजा हम लगा सकते हैं। आईज, आईज से कैसे पहचानेंगे? जैसे इंडियंस की बात कर लीजिए, तो इंडियंस की जो आईज होती हैं वो डार्क ब्लैक या ब्राउन होती हैं, डार्क या ब्राउन होती हैं। नेग्रोस की, इनकी भी लगभग लगभग डार्क ब्राउन ही होती हैं। लेकिन जो यूरोपियंस होते हैं, यूरोपियंस की, इनकी ग्रे या ब्लू आयरिस होती है। इनकी जो आयरिस होती है वो ग्रे कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है। तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है। हेयर, बालों से, अब देखिए अगर बहुत कोर्स होंगे, करली होंगे, तो वो किसके होंगे? ब्लैक, कोर्स, करली। ये कैसे होंगे, किसके होंगे? नेग्रोस। नेग्रोस के। नेग्रोस के होंगे। इसी तरीके से फाइन हो, बहुत फाइन हो और ब्राउन कलर का हो, तो वो यूरोपियंस का हो जाता है। इंडियंस का मोस्टली जो होता है वो ब्लैक होता है, फाइन होता है। ठीक। लेकिन अगर फाइन की यूरोपियन से हम कंपैरिजन करें तो उनके मुकाबले में थोड़ा सा ठीक होता है। लेकिन नेग्रोस के मुकाबले में क्या होता है? बहुत फाइन होता है। स्कल, स्कल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कल में क्या देखा जाता है? सिफेलिक इंडेक्स ना, ग्रीक वर्ड है सिफेल, उसके माने हेड होता है। तो सिफेलिक इंडेक्स को, जो इसका जो फार्मूला है स्कल के लिए, सिफेलिक इंडेक्स निकालते कैसे? तो जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स ब्रेड्थ होती है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स ब्रेड्थ, इसका रेशियो लेते हैं किसे? मैक्सिमम एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ ऑफ स्कल। मल्टीप्लाइड बाई 100, ये सिफेलिक इंडेक्स को मेजर करने का ये फार्मूला है। और जो स्कल में यही देखा जाता है, सिफेलिक इंडेक्स। और इसकी बुनियाद पे तीन तरीके से जो स्कल्स को डिवाइड किया जाता है, तीन तरीके से, डॉलिकोसिफेलिक, मेसेटिसिफेलिक एंड ब्रैकिसिफेलिक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अब तक की जो हमने पढ़ा है, यही चीज। यहाँ से क्वेश्चन में भी कभी कभी अराइज हो सकता है। जैसे डॉलिकोसिफेलिक है, डॉलिकोसिफेलिक को क्या कहा जाता है? और इसका दूसरा नाम लॉन्ग हेडेड। क्या कहा जाता है इनको? लॉन्ग हेडेड, डालिकोसिफेलिक लॉन्ग हेडेड। अब इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होता है, सिफेलिक इंडेक्स, वो 70 टू 74.9 होता है। ठीक है, ये डॉलिकोसिफेलिक है। इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होता है 70 टू 74.9 होता है। मेसेटिसिफेलिक यानी एम है, मीडियम हेडेड। मीडियम हेडेड, इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो 75 टू 79.9 तक। एंड ब्रैकिसिफेलिक, इनको कहा जाता है शॉर्ट हेडेड। इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होगा वो 80 टू 85 या 84.9, अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम ले तो ये 84.9 ही रहता है। लेकिन ऐसे 85 तक याद करिए, वो भी सही है। तो अगर 70 टू 75 तक मान लीजिए इसको, ये जो है लॉन्ग हेडेड होते हैं, इनको डालिकोसिफेलिक। एक चीज याद रखिए, जो लॉन्ग हेडेड है यहाँ पे तो लॉन्ग है, लेकिन इनका सिफेलिक इंडेक्स सबसे कम होता है। और जो शॉर्ट हेडेड है, ब्रैकिसिफेलिक, इनका सिफेलिक इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है, 80 टू 85 है। मेसेटिसिफेलिक मीडियम हेडेड, इनका बीच का होगा। इनका क्या होगा? बीच का होगा। अब जो ये लॉन्ग हेडेड डालिकोसिफेलिक, ये कहाँ के? ये प्योर आर्यंस और नेग्रोज में होते हैं।
ये जो है ये रेस है, प्योर आर्यंस एंड नेग्रोज। इनमें डोलिकोसिफेलिक पाया जाता है। मेजैटिसिफेलिक जो होता है इंडियन और यूरोपियन पॉपुलेशन में। इंडियन एंड यूरोपियन पॉपुलेशन में जो है वो मेजैटिसिफेलिक, जो इनका सिफेलिक इंडेक्स है वो मीडियम एडेड है 75 टू 79.9 टू बी प्रिसाइज। अगर हम याद रखें तो 75 से 80 भी याद रख सकते हैं। हाँ, इतना ही याद रखें तब भी सही है। अब जो ब्रैकिसिफेलिक है, शार्ट हेडेड है, ये कहाँ पे, ये मंगोलियंस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मंगोलियंस का। ये जो सिफेलिक इंडेक्स है ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो एक चीज याद रखिएगा, इंडियंस के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इंडियंस का सिफेलिक इंडेक्स क्या होगा, और वो किस सिफेलिक इंडेक्स में आएंगे, इनका जो स्कल शेप होगा वो किस में आएगा। तो एक तो वो मेजैटिक सिफेलिक या मीडियम हेडेड में आएंगे। इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होगा वो 75 टू 79.9 या 75 से 80 भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज, स्कल है तीनों। अभी हमने बात की थी जो काजेशियंस जो है, ये काकेशियंस जो है ये यूरोपियंस को कहा जाता है। इंडियंस हैं, मंगोल्स हैं और नेग्रोज हैं। अब जो स्कल होता है आप देखिएगा थोड़ा सा इसकी अपियरेंस, जनरल अपियरेंस से, जो काकेशियंस या इंडियंस है इनका जो स्कल होता है वो राउंडेड होता है। इनका जो स्कल होता है वो राउंडेड होता है। मंगोल्स का अगर यहाँ से इसको, इनका जो स्कल है ना ये समवट राउंडेड है, थोड़ा सा ये राउंडेड शेप का आता है मंगोल्स का, सॉरी स्क्वायर शेप का आता है मंगोल्स का। ये जो है ये स्क्वायर हो गया। और जो नेग्रोस का होता है, नेग्रोस का थोड़ा सा नैरो होता है और इलांगेटेड होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये इस तरीके से गया ना, ये इलांगेटेड है, नैरो एंड इलांगेटेड। ये इनका स्कल जनरल अपीयरेंस थी स्कल की। अब जो फोर हेड होता है, फोर हेड आगे की तरफ का जो निकला हुआ हिस्सा है, तो फोर हेड यहाँ पे ये जो है ये रेज्ड होता है। जो काकेशियंस या जो इंडियंस है इनके में जो फोर हेड होता है वो रेज्ड होता है, रेज्ड होता है। और जो मंगोल्स होते हैं इनके में इंक्लाइंड होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। कैसा होता है, इंक्लाइंड होता है। और यहाँ पे देखिए इनका जो फोर हेड है ये कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है और स्मॉल है। इनके मुकाबले में देखिए तो इनका जो फोर हेड है वो बहुत छोटा है और कंप्रेस्ड भी है, दबा हुआ है, स्मॉल एंड कंप्रेस्ड। अब जो फेस है, जनरल अपीयरेंस फेस की है, स्ट्रेट होता है, एकदम सामने से दिख रहा है ना, जिसको कहते हैं लोअर फेस, स्ट्रेट एंड लोअर फेस, स्ट्रेट एंड लोअर फेस। और जो मंगोल्स का होता है ये लार्ज है, फेस की जनरल अपीयरेंस अगर आप देखिए तो ये क्या है, इनका लार्ज है और फ्लैट, लार्ज एंड फ्लैट, ये मंगोल्स का फेस होता है। नेग्रोस का जा जो होता है वो प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इनका जो जाज होते हैं नेग्रोस के वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जा प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स, जाज प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं नेग्रोस के। आर्बिट्स, आर्बिट्स ये वाला पार्ट, इनके में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो आर्बिट्स होती हैं काकेशियंस या इंडियंस की वो ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। और जो मंगोल्स की होती हैं इनकी राउंड होती हैं, समवाट राउंड, एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन ये कहा जाता है कि इन दोनों के मुकाबले में इसका जो आर्बिट्स होता है मंगोल्स के स्कल्स का वो राउंड होता है। और इनका, नेग्रोस का, इनको स्क्वायर मान लिया गया कि ये स्क्वायर शेप की इनकी आर्बिट्स होती है। नेजल ओपनिंग, नेजल अपर्चर ये वाला पार्ट, देखिएगा थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। हम्म, ये क्या है, ये नेजल ओपनिंग है यानी। तो नैरो एंड इलांगेटेड, ये देखिए ये नैरो भी है और इलांगेटेड भी है, लंबी भी है सबसे, काकेशियंस और इंडियंस की। नैरो एंड इलांगेटेड। मंगोल्स में, मंगोल्स में जो थी राउंडेड है, तो आप देखिएगा राउंडेड है।
और नेग्रोज में बहुत ब्रॉड है, जो नेजल ओपनिंग है, देखिए यहाँ से दिख भी रहा है, एकदम ब्रॉड है, ब्रॉड होती है। अब जो पैलेट है, जो पैलेटल बोन है, वो अंदर की तरफ है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो जो काकेशियंस या इंडियंस का होता है वो ट्रायंगुलर होते हैं, वो ट्रायंगुलर है। और जो मंगोल्स के होते हैं हार्स शू शेप्ड, हार्स शू शेप्ड या राउंडेड भी कह सकते हैं। और नेग्रोज का जो होता है वो रेक्टेंगुलर। क्या ये इनका जनरल डिफरेंस था स्कल्स का, काकेशियंस का या इंडियंस का, मंगोल्स का एंड नेग्रोज का। अब सिफेलिक इंडेक्स की बात करते हैं। सिफेलिक इंडेक्स, ये इंडियंस का सिफेलिक इंडेक्स कितना है? 70। 75 to 80, ऐसे याद कर लीजिए, 75 to 80। मंगोल्स का, मंगोल जो होते हैं शार्ट हेडेड होते हैं, ब्रैकिसिफेलिक, इनका जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 80 to 85। हाँ। एट्टी और टू एट्टी नेग्रोज फाइव लॉन्ग हेडेड होते हैं, इनका सर सबसे बड़ा होता है, लेकिन इनका सिफेलिक इंडेक्स वो छोटा होता है, 70 to 75। ठीक, ये चीज याद होनी चाहिए हमें, ये इनका जनरल डिफरेंस था। सर स्पेलिंग में सिफेलिक इंडेक्स, सेंटीमीटर है या है? इनका जो सिफेलिक इंडेक्स देखिए, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हाँ, तो परसेंटेज में ये आता है। इनकी जो यूनिट होती है वो परसेंटेज की होती है। परसेंटेज में ये लिखे जाते हैं आमतौर से। यहाँ पे ये तो हो गया इसका सिफेलिक इंडेक्स स्कल से। इसके अलावा कुछ लॉन्ग बोन्स की भी इंडाइसेस हैं जो यूज की जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी सिग्निफिकेंस नहीं है। ब्रेकियल इंडेक्स है, क्रूरल इंडेक्स है, देख लीजिए इसको, सिर्फ नाम इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रेकियल इंडेक्स है, क्रूरल इंडेक्स इससे भी यूज किया जाता है, या फिर है इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स। इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है। हाँ, ये भी क्या है, इससे भी हम रेस का अंदाजा लगा सकते हैं, रेस का पता लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज में नहीं, इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं। ब्रेकियल इंडेक्स है, क्रूरल इंडेक्स है, ह्यूमेरोफिमोरल इंडेक्स है और इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स है। अब रिलीजन, रिलीजन की पहचान कैसे होगी? रिलीजन में देखिए, हम इंडियन लोग हैं तो यहाँ पे दो ही पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट कर रही है, या तो हिंदू या मुस्लिम, इन्हीं दोनों में कंपेयर किया जाता है हमेशा से। तो रिलीजन में जब बात करते हैं तो इन जनरल अगर मेल्स की बात आप करेंगे तो हिंदू मेल एंड मुस्लिम मेल। अगर पहचानना हो तो सबसे पहली चीज, को हिंदू मेल्स जो है दे आर नॉट सर्कमसाइज, हाँ, इनके में सर्कमसिजन नहीं हुआ होता है, और यहाँ पे सर्कमसिजन हुआ होता है, ये सर्कमसाइज होते हैं, मुस्लिम मेल्स होते हैं, हाँ। इसके अलावा जो मुस्लिम मेल्स होते हैं, जो पंजवक्ता नमाजी, अब उनके पे स्कार मिलते हैं, उसके पे स्कार मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पे? फोर हेड पे, हाँ, फोर हेड पे मार्क मिलता है ना सजदे का। और जो हिंदू मेल से हो सकता है वहां पे इनके फोरहेड पे क्या मिले हमें? वर्मिलियन जो मिलता है, कुछ इस तरीके से वो लगाते हैं ना, वर्मिलियन मार्क यहाँ पे इनको मिलता है, जिसको हम कास्ट मार्क भी बोलते हैं, जो फोरहेड पे। और अगर पंडित जी हैं तो पीछे क्या मिलेगा? टफ्ट ऑफ हेयर ऑन बैक ऑफ द हेड। बालों की एक छोटी सी चोटी मिलती है वहां पे। जो मुस्लिम मेल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? सरकमसाइज होते हैं, कार्न और कैलोसिटीज जिनको हम कहते हैं, जो नमाज का मार्क है, हाँ, नीज पे, हाँ, या पीठ पे मिलते हैं, क्योंकि प्रेयर करने के दौरान जो पोस्चर बनता है उसकी वजह से वहां पे कंटिन्यूअस जो है रिपीटेड प्रेशर की वजह से वहां पे कार्न और कैलोसिटीज जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मार्क्स मिलेगा कहाँ पे? फोर हेड पे, सज्जा का मार्क। फीमेल्स की बात कर लीजिए।
हिंदू फीमेल, एक तो ये क्या पहनती हैं, साड़ीज पहनेंगी। हाँ, और मांग में क्या होता है इनके, सिंदूर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन मार्क, ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो खास तौर से ये लोग चांदी के ऑर्नामेंट ज्यादा पहनते हैं टूज में, जिसको कहते हैं सिल्वर टू ऑर्नामेंट, सिल्वर टू ऑर्नामेंट। मुस्लिम फीमेल्स कुर्ता पैजामा, ट्रेडिशनल जो इनका है, या ट्राउजर्स भी इनको कहते हैं। कोई वर्मिलियन मार्क नहीं मिलेगा यहाँ पे, वर्मिलियन मार्क नहीं मिलता है। सेप्टम पे नोज रिंग होती है, जो नोज रिंग मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, नेजल सेप्टम में। लेकिन देखिए ये सब जो है इससे बहुत ज्यादा पहचान आप सेप्टम पे नोज रिंग से नहीं किसी को क्लियर कर सकते कि हाँ ये हिंदू है या मुसलमान, क्योंकि अब लगभग लगभग दोनों कल्चर एकदम एक दूसरे में मिल गए हैं। खासतौर से इस वक्त की जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत ज्यादा इन सब चीजों से पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है।